नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी के पीजी कॉलेज में संचालित विधि विभाग ने मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। दरअसल हर साल विधि के छात्र छात्राओं को उनके व्यवहारिक कानूनी क्षमता को बढ़ाने और न्यायालय प्रक्रिया को समझाने के लिए आभासी न्यायालय लगाया जाता है, जहां प्रकरणों पर वादी और आरोपी पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है। पीजी कॉलेज में मूट कोर्ट के आयोजन को लेकर बाकायदा कोर्ट का स्वरूप दिया गया था, जहां भावी अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, जिसके बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। विधि विभाग के भावी अधिवक्ताओं ने इस आयोजन को सीखने लायक बताया और कहा कि इससे उन्हें काफी कुछ समझने का अवसर प्राप्त हुआ। तो फिर आपका वहाँ जाना होता रहा होगा? जी हाँ। आखिरी बार आप वहाँ कब गए थे? जब आप वहाँ गए थे वहाँ विवाद की स्थिति पैदा करते रहे। आपने अपने विवेक से विवाद उनका रूखा सूखा व्यवहार और अड़ियल स्वभाव और गाली गलौज सुनकर उन्हें मजबूरी में वापस आना पड़ा। माननीय न्यायाधीश महोदय, इस बात को नोट किया जाए कि प्रतिवादी मायके आना जाना करते रहती थी। तो बातचीत हुई जी, सामाजिक बैठक में शुरू में ये बात हुआ कि वो वापस हमारे साथ घर चले और वो आपके प्रति कैसा व्यवहार? जी, उनका व्यवहार भी प्रतिवादी शुरू से ही अपने पति एवं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। वह हमेशा असभ्य और अमानवीय व्यवहार करती है। वादी ने तो अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने का बहुत प्रयास। परिवार को लेकर के वो हमेशा से लड़ाई झगड़ा करते रहती थी। यहाँ तक कि शादी के पहले दिन में ही जब शादी के एल्बम में उस समय मामा मामी की फोटो नहीं देखी, दूसरे दिन से लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। शुरू में हमें माननीय न्यायाधीश महोदय, साहू ने विवाह की पहली रात को ही अपने पति से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। माननीय न्यायाधीश महोदय, इससे साबित होता है कि शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती थी। जी हाँ। उनकी पढ़ाई का खर्चा किसने किया? जी, मैंने कराया। माननीय न्यायाधीश महोदय, वादी श्री तेजस्वी साहू एक सरल और सुलझे हुए व्यक्ति के फलस्वरूप वह शिक्षा विभाग में कार्यरत है। नौकरी के बाद उनका व्यवहार कैसा है? एवं प्रतिवादी के साथ उनके सास ससुर भी कभी कोई किसी भी प्रकार को वादी के अलावा उनके सास ससुर एवं ननद भी परेशान करते रहे हैं। यह कि वहाँ आकर उसे विवाद करता रहा, परंतु इतना सब होने के बाद भी प्रतिवादी संगीता साहू अपने द्वैत विवाह विच्छेद नहीं करना चाहती। वादी ने जो भी आवेदन पत्र में कारण दर्शाए हैं वह तथा ऐसा भी नहीं हुआ है कि वादी ने कभी प्रतिवादी के विरुद्ध कोई पुलिस में शिकायत की हो जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध है तथा वादी ने विवाह विच्छेद नहीं करने से निरस्त किए। 9 तारीख को साक्ष्य की प्रक्रिया की जाएगी। यह कार्रवाई आज वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। वादी तेजस्वी साहू हाजिर हो। वादी तेजस्वी साहू हाजिर हो। प्रतिवादी से आपका संबंध पुत्री का स्वभाव कैसा था? मेरी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल था। शिक्षा कहाँ तक हुई थी? स्नातक पढ़ी हुई। आगे की शिक्षक की पढ़ाई न्यायाधीश महोदय, प्रतिवादी के पिता द्वारा कहा गया यह तक पूर्णतः असत्य है कि बीएड की पढ़ाई का खर्चा उन्होंने किया था, जबकि वादी तेजस्वी साहू द्वारा बीएड कॉलेज में दिए गए फीस का ब्यौरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कॉपी में न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। अपने मैट्रिक की बात करती थी और दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित करते थे। पक्ष द्वारा आपको शादी के वक्त या बाद में आपसे कभी सीधे दहेज की मांग किए थे लोग? माननीय न्यायाधीश महोदय, इस बात को भी नोट किया जाए कि लड़के पक्ष द्वारा कभी भी सीधे से दहेज की कोई भी मांग नहीं की गई। कॉलेज के बर्थडे में जब आपका दामाद घर आया था तो उसमें क्या घटनाक्रम हुआ था? जी, उस समय वह मेरी बेटी से सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा था और इसलिए हमने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। यह तथ्य भी गलत कि तेजस्वी साहू के घर पर गया तो अध्यक्ष माइकल साहू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। गवाह क्रमांक 5 माइकल साहू हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं। हमने प्रस्तुत करें। जी, मेरा नाम
नाम मैकल साहू है और मैं साहू समाज का अध्यक्ष हूँ धमतरी से। आप कितने वर्षों से इस समाज के अध्यक्ष हैं? जी मैं कैसे जानते हैं? चूंकि मेरे बहन की शादी वाली के यहाँ हुई, प्रतिवादी के स्वभाव के बारे में के साथ मेरा घरेलू संबंध भी है, तो इस नाते मुझे मालूम हुआ है। माननीय न्यायालय को बताने का कष्ट करेंगे कि सामाजिक बैठक में उस दिन क्या बात पाए जाने के लिए समाज के द्वारा निर्देश दिया। जिस दिन यहाँ सामाजिक बैठक हुई, वादी के परिवारजनों और समाज के प्रतिष्ठित जनों के प्रति प्रतिवादी व उसके परिवार के स्वभाव के बारे में बताइए। है किंतु मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रतिवादिनी एवं उसकी माता का जो स्वभाव रहा है भरी समाज में असभ्यता का अनुरोध है कि इस बात को नोट किया जाए कि प्रतिष्ठित समाज की बैठक के बीच में भी प्रतिवादी एवं उसकी माता और उसके परिवारजनों का जो व्यवहार था अशिष्ट व्यवहार था। आप वादी व प्रतिवादी दोनों के स्वभाव में क्या पाया गया? सामाजिक बैठक में निर्णय के पश्चात लड़की वापिस अपने महंगे चली गई, इसका संज्ञान है समाज को? जी हाँ, सामाजिक बैठक के भी रहा है उनके साथ, तो फिर मुझे मालूम चला कि एक हफ्ते के बाद वह पुनः अपने मायके लौट गए। समाज की बैठक के पश्चात भी वह लड़की अपने ससुराल में ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। महोदय, इस बात को भी नोट किया जाए माननीय न्यायाधीश महोदय। मानव अधिवक्ता भी कुछ सवाल करना चाहते हैं? चंद्रशेखर साहू हाजिर हो। दवा क्रमांक 8 चंद्रशेखर साहू हाजिर हो। दवा क्रमांक 2 रूपाली साहू हाजिर हो। कि आप लोग कुछ कहेंगे, सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं धमतरी में है। आप न्यायालय, आपका नाम? जी संदीप कुमार साहू। आपके पुत्र का विवाह कब और कहाँ हुआ था? मेरे बेटे का विवाह 7 फरवरी 2010 को रायपुर में हुआ था। क्या आपकी बहू आपके पुत्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी? हाँ, ध्यान करने की से। आपने यह विवाह विच्छेद आपके और रिश्तेदारों से प्रभावित होकर आवेदन किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने से इतना परेशान हो गया था कि क्या था? दवा क्रमांक के संदीप कुमार साहू हाजिर हो। दवा जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बेटी की शादी कब हुई? मेरी बेटी की शादी 7 फरवरी 2010 को। आपके पोता पोती हैं? हाँ, मेरी एक पोता और एक बेटी है। क्या आप अपने पोतों से मिलने जाते थे तो प्रतिवादी उनसे मिलने किसी को कोई बात से कहते थे तो वो लड़ने लग जाते थे। कितने अभ्यर्थी व्यक्ति होने के बाद भी संदीप साहू के साथ उनका व्यवहार कुछ अच्छा लगी। तो उसके बाद उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हमने उठाया, जिसके कारण उसकी नौकरी मिली। माननीय न्यायाधीश महोदय, यह बात नोट किया जाए कि सवालनी की उन्नति भी चाहता था, मगर इसके बाद भी प्रतिवाद पक्ष के लिए बहुत ही बेकार। क्या यह बात कहना सही होगा कि प्रतिवादी ने आप लोगों का प्रेरक नहीं रहना चाहती थी? जी मैम, मेरा नाम अनीरा मंडावी और मेरा हस्बैंड है दशरथ सिन्हा। तो हम दोनों फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हैं हम लोग। और यहाँ पे अभी मूड कोर्ट का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही अच्छा सीखने मिल रहा है हम लोगों को भी। भविष्य में हम लोग भी ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब जब करना होगा तो हम लोग भी अभी से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, आज का ये हमारा कार्यक्रम है आभासी न्यायालय, जिसे मूड कोर्ट भी कहते हैं। और इसका केवल यही उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थी इससे सीख सकें कि किस प्रकार न्यायालय में कार्यवाही होती है, किस प्रकार दोषी को दोषी सिद्ध किया जाता है और किस प्रकार गलत को गलत सिद्ध किया जाता है। यहाँ पे 2 केस के लिए रखा गया है, एक क्रिमिनल केस और एक सिविल केस, और हम लोग क्रिमिनल केस वाले हैं। ये अधिवक्ता, ये आरोपी, मैं स्टेनोग्राफर और ये पुलिस। ये हमारा मूड कोर्ट है और ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। इसको देख के ना बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये एक्चुअल में न्यायालयिक जो प्रोसीडिंग होती है, जो हमारे कोर्ट में जो चलता है, ये आभासी न्यायालय है। मतलब इसके अंतर्गत लोगों को समझना पड़ता है। जो LLB पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं, इनको हम सिखाते हैं कि ऐसा होता है जो कोर्ट होता है, कोर्ट में जो केसेस लगे रहते हैं वो इस टाइप से यहाँ हम आभासी न्यायालय के माध्यम से इनको सिखाते हैं। हम ये बोलना चाहेंगे कि इनके लिए एक अच्छी सीख है कि हमको देख के कुछ सीखें, क्योंकि अभी भी आगे भी इनको भी वहाँ कोर्ट जाना है, न्यायालय में जाने के बाद इनको परफॉर्मेंस देना है विधि के माध्यम से। सेमेस्टर का यह कार्यक्रम था जिसमें मूड कोर्ट प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें भविष्य में बनने वाले अधिवक्ताओं को आज कोर्ट में कैसी प्रक्रिया होती है उसकी ट्रेनिंग दी गई।
2 केस का यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, जिसपे सभी LLB के सभी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर के लोगों ने भाग लिया और बहुत अच्छा यह कार्यक्रम हुआ है आज। मैं दुर्गेश प्रसाद, विभागाध्यक्ष विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज LLB पार्ट 3 सेम फर्स्ट के विद्यार्थियों द्वारा मोड कोर्ट अर्थात आभासी न्यायालय का मंचन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम मामले में LLB पार्ट 3 के विद्यार्थियों ने सेशन न्यायालय में आरोपी को सजा दिलाने के लिए एक वाद को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत अभियोजन पक्ष ने अपने तरफ से तमाम सबूतों को पेश किया और बचाव पक्ष ने भी तमाम सबूतों और गवाहों को पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और आयुध अधिनियम की धारा 25-27 के तहत आरोपी को दोषी पाया और साथ ही साथ न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और साक्ष्य विलोपन के लिए 3 वर्ष की सजा और साथ ही साथ आयुध अधिनियम के तहत सश्रम कारावास का सजा सुनाया। इस बोर्ड कोड के माध्यम से LLB पार्ट 3 के विद्यार्थियों को यह जानकारी प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह न्यायालय में जाकर के किसी प्रकार का हेजिटेशन उनके अंदर न रहे और जाकर के न्यायालय में न्यायालयिक कार्रवाइयों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे तरीके से मामले को प्रस्तुत किया, तर्कों को प्रस्तुत किया, साक्ष्यों को प्रस्तुत किया और न्यायाधीश महोदय ने जजमेंट दिया। और दूसरे मामले में एक परिवार न्यायालय के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता से संबंधित तलाक का मामला प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत वादी ने एक मामला प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत वह कहा कि हम अपने शादी से बहुत परेशान हो गए हैं और तंग हो गए हैं और हम न्यायालय से चाहते हैं कि अगर किसी फूल के साथ अगर कांटे का रहना संभव नहीं है तो फूल और कांटे को अलग कर दिया जाए, अर्थात उसने जो है विवाह विच्छेद की मांग किया। वादी ने अपनी बात को रखा और बचाव पक्ष ने अपनी बात को रखा कि विवाह को यथावत रखा जाए और किसी प्रकार से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित न किया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातों को सुना, गवाहों को सुना, साक्ष्यों को सुना, तर्कों को सुना। उसके बाद न्यायालय ने इस फैसले पर आया, इस निष्कर्ष पे आया कि उसने विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित किया और समाज के लिए संदेश दिया कि अगर किसी फूल के साथ कांटे को रहना संभव नहीं है तो विवाह विच्छेद की याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों ने जो है दोनों कार्रवाइयों में भाग लिया और मामले को सुचारू रूप से संपादित किया। हम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।